दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही यूनिक स्टोरी है, अलग तरह की कहानी है। और ये इस आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी स्ट्रक्चर हैं आप अच्छी तरह से उनको समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ब्रेव आर्चर एंड द प्रिंसेस। क्या मतलब हुआ? देखिए, आर्चर का मतलब होता है तीरंदाज या धनुधर, ऐसा व्यक्ति जो तीरंदाजी में, तीर कमान चलाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, निपुण हो। उस तरह के व्यक्ति को आर्चर कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है धनुधर या फिर तीरंदाज। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द ब्रेव आर्चर मतलब कि बहादुर तीरंदाज और राजकुमारी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसा मैंने आपको बताया, आज की इस कहानी के अंदर जो वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे बड़े एडवांस लेवल के होंगे। तो आप कोशिश करें कि आप उन वर्ड मीनिंग को साथ के साथ नोट भी करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें। आप इसको लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इवान वॉज द ज़ार्स मोस्ट वैलिएंट एंड करेजियस आर्चर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वर्ड है TSAR, इसके अंदर जो ये एक रशियन नेम है और इसके अंदर जो टी है वो साइलेंट है, जिसे ज़ार पढ़ा जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो ज़ार थे, ज़ार पहले जो रशिया के जो शासक हुआ करते थे, जो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर होते थे, नेता होते थे या जो शासक होते थे, उन्हें ज़ार कहा जाता था। और इसमें टी जो है वो साइलेंट है, तो हमें इसको ज़ार पढ़ना है। तो क्या मतलब हुआ? इवान जो थे, इवान वॉज द ज़ार्स मोस्ट वालियंट। वालियंट का मतलब होता है बहादुर, सबसे बहादुर। और करेजियस, साहसी। आर्चर मतलब तीरंदाज। और यहाँ ज़ार के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है काके की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इवान वॉज द ज़ार्स मोस्ट वालियंट एंड करेजियस आर्चर। इवान जो था वो ज़ार का सबसे बहादुर और साहसी तीरंदाज था। He was always interested with most difficult task। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर के बाद हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को कोई भी काम सौंपना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड विद मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब उसे हमेशा जो सबसे कठिन काम होता था, डिफ़िकल्ट टास्क मतलब कठिन काम, जो सबसे कठिन काम होता था वो उसको सौंपा जाता था, मतलब उसको वो काम करने को दिया जाता था। चलिए आगे देखिए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ, समय के दौरान, समय के साथ। इवान बिकेम ओल्ड। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है इवान बिकेम ओल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। एक इस तरह का स्ट्रक्चर को आप कैसे समझ सकते हैं। ये जो ओल्ड है ये एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है पुराना या फिर बूढ़ा। और जब हम ओल्ड का कई जगहों पर प्रयोग करते हैं, जब आप किसी को अपनी एज बताते हैं या पूछते हैं, तब भी ओल्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बता सकते हैं आई एम 20 ईयर ओल्ड, मतलब मैं 20 साल का हूँ। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। तो उम्र वगैरह के लिए ओल्ड का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा ओल्ड का मतलब पुराना होता है और उसका मतलब बूढ़ा भी होता है। तो इस लाइन, और ये एक एडजेक्टिव है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इवान बिकेम ओल्ड, इवान बूढ़ा हो गया। और दोस्तों, जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जो ओल्ड है वो एडजेक्टिव है। यहाँ पे हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर बिकम का यूज़ किया गया है। और बिकम मतलब बन जाना होता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो बिकम की सेकंड फॉर्म होती है बिकेम। तो क्या मतलब हुआ? इवान बिकेम ओल्ड, इवान बूढ़ा हो गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इवान बिकेम ओल्ड, मतलब कि समय के साथ साथ इवान बूढ़ा हो गया। आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द जार कमांडेड हिम
टू जर्नी टू द फारदेस्ट लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ब्रिंग बैक द ब्यूटिफुल प्रिंसेस वसीला टू बी द रॉयल ब्राइड। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब एक दिन, द जार जो जार था, कमांडेड हिम उसने उसको आदेश दिया, हिम जो है वो इवान के लिए यूज़ हो रहा है, और कमांड करने का मतलब होता है किसी को कोई काम करने का आदेश देना। तो उस जार ने इवान को क्या दिया? आदेश दिया, कमांडेड हिम उसको आदेश दिया, टू जर्नी। और दोस्तों जर्नी एक नाउन है और ये वर्ब भी है, तो यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। टू जर्नी मतलब सफ़र करने का, यात्रा करने का। कहाँ पे यात्रा करने का? टू द फारदेस्ट लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की सबसे दूर की सीमा। फारदेस्ट का मतलब होता है सबसे दूर, और दोस्तों ये फार की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। फार फारदर फारदेस्ट, तो ये आप इसे भी नोट कर सकते हैं। फार मतलब दूर, फारदर उससे दूर, और फारदेस्ट सबसे दूर, तो ये हमारा एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव की थर्ड डिग्री है। फारदेस्ट लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की सबसे दूर की सीमा पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन जार ने उसे आदेश दिया यात्रा करने का संसार की सबसे जो दूर की जो सीमा है वहाँ पर, एंड ब्रिंग बैक और वापस लाने का, द ब्यूटीफुल प्रिंसेस सुंदर जो राजकुमारी है वसीला उसको, टू बी द रॉयल ब्राइड। टू बी का मतलब होता है होना, टू बी द रॉयल ब्राइड मतलब कि शाही दुल्हन बनाने के लिए, होने के लिए। चलिए आगे देखिए। ओल्ड इवान हैड टू फेस अ गुड मैनी पेरिल्स इन दिस क्वेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप इसके अंदर जो कई वर्ड मीनिंग आप उसे नोट कर लीजिए। देखिए पेरिल्स का मतलब होता है संकट, समस्याएं, परेशानियां, जोखिम, उसे पेरिल कहा जाता है। और क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है हैड टू फेस, ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब भी हम कोई इस प्रकार का वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि भूतकाल में मतलब कि जो समय बीत गया है, पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई भी काम करना पड़ा किसी भी मजबूरी में, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। हैड टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है, और फेस का मतलब होता है सामना करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ओल्ड इवान हैड टू फेस, बूढ़े इवान को सामना करना पड़ा, अ गुड मैनी पेरिल्स कई संकटों का, इन दिस क्वेस्ट इस खोज में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बूढ़े इवान को इस खोज में, क्वेस्ट में मतलब कि खोज में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलिए आगे देखिए। बट इवेंचुअली, इवेंचुअली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आखिरकार या फिर अंततः। बट इवेंचुअली लेकिन आखिरकार, ही सक्सीडेड इन ट्रेसिंग वसीला, और वो सफल हो गया। दोस्तों ये सक्सीड की ईडी लगने के बाद सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है सफल हो जाना। सक्सीडेड मतलब सफल हो गया, मतलब आखिरकार अंततः वो सफल हो गया। इन ट्रेसिंग पता लगा पाने में, वसीला का पता लगा पाने में, एंड ब्रिंगिंग हर बैक टू हिज मास्टर और अपने मालिक के पास, मास्टर मतलब मालिक के पास वापस ला पाने में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आखिरकार अंततः वह सफल हो गया। किस चीज़ में सफल हो गया? वसीला का पता लगाने में और उसे अपने मालिक के पास वापस लाने में। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन द प्रिंसेस वॉन्टेड आ रिवेंज। दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और इसकी सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये वाक्य है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन द प्रिंसेस वॉन्टेड, जो राजकुमारी वो चाहती थी, आ रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, वो एक बदला चाहती थी, फॉर हर किडनैपिंग अपने अपहरण के लिए। शी टोल्ड द जार, उसने जार से कहा, दैट की शी वुड नेवर मैरी हिम, वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। नेवर मतलब कभी नहीं, शी वुड नेवर मैरी हिम, वह उससे कभी शादी नहीं करेगी, अनलेस जब तक, हर किडनैपर जब तक जो उसका किडनैपर है मतलब जिसने उसको अपहरण किया है, या कह सकते हैं अपहरण करता, जब तक उसका जो अपहरण करता है वॉज पुट टू डेथ, जब तक उसको मौत ना दी जाए, इन ए पैन ऑफ बॉइलिंग वाटर, एक उबलते हुए तेल की कढ़ाई में। तो उसने जार को क्या बताया कि वह कभी भी उससे शादी नहीं करेगी जब तक उसका जो अपहरण करता है उसको मौत की सज़ा ना दी जाए, इन ए पैन ऑफ बॉइलिंग डेथ। और वो मौत की सज़ा कैसे है? इन ए पैन ऑफ बॉइलिंग ऑयल, मतलब एक उबलते हुए तेल की, खौलते हुए तेल की कढ़ाई में। चलिए आगे देखिए। द अनग्रेटफुल जार ऑर्डर्ड दैट इवान वी एग्जीक्यूटेड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अनग्रेटफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एहसान फरामोश। ऐसा व्यक्ति जो किसी के एहसान को नहीं मानता उसे अनग्रेटफुल कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं एहसान फरामोश। तो क्या मतलब हुआ? द अनग्रेटफुल, जो अनग्रेटफुल मतलब एहसान फरामोश जार था,
ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया, दैट की इवान भी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी को मृत्यु दंड देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो एहसान फरामोश जार था उसने आदेश दिया कि इवान को मृत्यु दंड दिया जाए। इवन देन फिर भी द ब्रेव आर्चर, ये जो बहादुर आर्चर था, तीरंदाज था, शोड नो फियर, ये शो की सेकंड फॉर्म है, शोड नो फियर, उसने कोई भी डर नहीं दिखाया। एंड स्टैब्ड इनटू द स्टीमिंग ऑयल पैन, और स्टैब का मतलब होता है उतर जाना, एंड स्टैब्ड, और वो उतर गया इनटू द, किस में उतर गया, इनटू द स्टीमिंग ऑयल पैन, मतलब कि भाप निकलते हुए जो मतलब कि तेल में से भाप निकलता हुआ जो पैन था, कढ़ाई था, उसमें वो उतर गया। विदाउट हेजिटेशन मतलब बिना किसी झिझक से, बिना किसी झिझक से। चलिए आगे देखिए। लो इवांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, क्या मतलब हुआ, यहाँ भी एपिस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काके की, क्या मतलब हुआ, इवांस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज। दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असाधारण, और करेज मतलब साहस। तो क्या मतलब हुआ, जो इवान का ये असाधारण करेज था, मतलब साहस था, ब्रॉट अबाउट अ सुपर नेचुरल रिएक्शन। सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, और रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। तो जो इवान का ये जो असाधारण करेज था, साहस था, वो ले आया, ब्रॉट मतलब वो लाया, क्या लाया, ब्रॉट अबाउट अ सुपर नेचुरल रिएक्शन, मतलब एक अलौकिक प्रतिक्रिया को लेकर आया। ही प्रूव्ड इनवल्नरेबल टू द बॉइलिंग ऑयल, और वो प्रूव हो गया, मतलब वो सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, या कह सकते हैं साबित हो गया, इनवल्नरेबल टू द बॉइलिंग ऑयल, वो जो उबलता हुआ खौलता हुआ जो तेल था, बॉइलिंग मतलब उबलता हुआ खौलता हुआ तेल, उसके प्रति वो अजय साबित हुआ। कहने का मतलब वो जो तेल उबलता हुआ तेल था वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। चलिए आगे देखिए। नॉट ओनली दैट ही वॉज कम्प्लीटली अनहार्म्ड, कम्प्लीटली अनहार्म्ड का मतलब होता है बिना किसी, पूरी तरह से मतलब अनहार्म्ड मतलब कि उसकी कोई भी हानि नहीं हुई। नॉट ओनली दैट ही वॉज कम्प्लीटली अनहार्म्ड मतलब वो सिर्फ मतलब पूरी तरह से अनहार्म्ड नहीं था, मतलब बिना हानि के ही नहीं था, मतलब उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। बट लेकिन ही हैड बिकम क्वाइट यंग, और वो बहुत ज़्यादा जवान हो गया था, मतलब क्वाइट मतलब बिल्कुल, और वो बिल्कुल जवान हो गया था। वंस मोर एक बार और, एंड एस्टोनिशिंगली, एस्टोनिशिंगली का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, हैंडसम, और वो आश्चर्यजनक रूप से हैंडसम हो गया था, मतलब सुंदर हो गया था। वैन जब, टेकन आउट ऑफ द बॉइलिंग ऑयल, जब उसको उबलते हुए तेल से निकाला गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको स्टोरी समझ ही आ गई होगी कि उस व्यक्ति को, इवान को, उस खोलते हुए तेल में डाला गया, लेकिन जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, मतलब जो उसका असाधारण, जो उसकी बहादुरी थी, वो एक तरह से उसने सुपर नेचुरल रिएक्शन किया, मतलब अलौकिक प्रतिक्रिया, जिसकी वजह से उस तेल में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बल्कि क्या हुआ कि वो और भी ज़्यादा जवान हो गया, और वो और ज़्यादा सुंदर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सीइंग दिस मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार, ये एक नाउन है। सीइंग दिस मिरेकल मतलब इस चमत्कार को देखकर, द पीपल ऑफ रशिया, जो लोग थे रशिया के, पीपल ऑफ रशिया मतलब रशिया के लोग, बिकेम अगेंस्ट द जार, वो जार के विरुद्ध हो गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सीइंग दिस मिरेकल द पीपल ऑफ रशिया बिकेम अगेंस्ट द जार, मतलब कि इस चमत्कार को देखकर रशिया के जो लोग थे वो जार के खिलाफ हो गए। They denounced the tyrant king and threw him into the pan of oil to be roasted to death। क्या मतलब हुआ, they denounce का मतलब होता है किसी भी संधि वगैरह से तुरंत ख़त्म कर देना, उसको हटा देना या मानने से इनकार कर देना। दे डिनाउंस द टायरेंट किंग, और टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी, और उन्होंने उस अत्याचारी राजा को डिनाउंस कर दिया, मतलब उसको अपना राजा मानने से इनकार कर दिया। एंड थ्रू हिम, और ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है, एंड थ्रू हिम, और उसको फेंक दिया, इनटू द पैन, कढ़ाई में, ऑफ ऑयल, मतलब कि उस तेल की कढ़ाई में, टू बी रोस्टेड टू डेथ, और वो क्या हुआ, टू बी रोस्टेड, किस चीज़ में फेंक दिया, टू बी रोस्टेड टू डेथ, और उसकी भुनने से उसके अंदर मौत हो गई, टू बी रोस्टेड टू डेथ। एंड इवान वॉज अक्लेम्ड द न्यू जार इन दिस प्लेस, और उसके स्थान पर जो इवान था उसको एक नया राजा स्वीकार कर लिया गया। एंड इवान वॉज अक्लेम्ड द न्यू जार मतलब एक नया जार स्वीकार कर लिया गया उसके स्थान पर, किसके स्थान पर, उस जार के स्थान पर इवान को स्वीकार कर लिया गया। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। प्रिंसेस वसीला ऑफ कोर्स मतलब ऑफ कोर्स
ऑल्सो कुड नॉट रिफ्यूज़ हर हैंड इन मैरिज टू द न्यू हैंडसम जार। क्या मतलब हुआ? रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है इनकार करना। और जो प्रिंसेस वसीला थी, राजकुमारी वसीला, वो भी जो थी कुड नॉट रिफ्यूज़, वो इनकार नहीं कर सकी, हर हैंड अपना मतलब अपना हाथ, इन मैरिज विवाह में अपने हाथ का इनकार नहीं कर सकी, टू द न्यू हैंडसम जार, उस नए सुंदर जार से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रिंसेस वसीला थी, राजकुमारी वसीला, वो भी अपनी शादी करने से जार के साथ इनकार नहीं कर सकी। तो दोस्तों ये आज की एक हमारी छोटी सी स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस स्टोरी के अंदर कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखे होंगे और आपने ग्रामर के कुछ नए स्ट्रक्चर भी सीखे होंगे। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस ज़रूर मिलेगी, जिससे आप उसको देख पाएंगे। तो दोस्तों ये आज की हमारी कहानी थी, आप इसे ज़रूर लाइक करें और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।